नमस्कार। मुद्दा में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। शुरुआत करेंगे अपने इस खास बुलेटिन की। भारत ने अनाज की जमाखोरी और वितरण में भेदभाव पर चिंता जताई है। बुधवार को पश्चिमी देशों से भारत ने आह्वान किया कि अनाज का बंटवारा कोरोना टीकों की तरह नहीं होना चाहिए। भारत ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के उसके फैसले से ये सुनिश्चित होगा कि वह जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि कम आय वाले विभिन्न वर्ग आज अनाज की बढ़ती कीमतों और यहां तक कि उनकी मुश्किल पहुंच जैसी दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मुरलीधरन ने कहा कि पर्याप्त भंडार वाले भारत जैसा देश भी खाद्यान्न में अनुचित वृद्धि देख रहा है। ये साफ है कि जमाखोरी की जा रही है। हम इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकते। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर मंत्री स्तर बैठक में बोल रहे थे, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की। भारत ने उच्च स्तरीय बैठक में संयुक्त राष्ट्र में पहली बार गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के मुद्दे पर अपनी बात रखी। मुरलीधरन ने कहा कि भारत सरकार गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक आई वृद्धि को स्वीकार करती है, जिससे हमारी और हमारे पड़ोसियों और अन्य कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। भारत ने पश्चिमी देशों से आह्वान किया और उन्हें आगाह किया कि अनाज का मुद्दा कोविड-19 रोधी टीकों की तरह नहीं होना चाहिए। अमीर देशों ने भारी संख्या में कोविड रोधी टीके खरीद लिए, जिसकी वजह से गरीब और कम विकासशील देश अपनी आबादी को पहली खुराक देने से भी जूझते नजर आए। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में बिगड़ते मानवीय हालात के मद्देनजर भारत वहां के लोगों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं दान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने कहा कि हम श्रीलंका को भी मुश्किल दौर में खाद्य सहायता समेत और मदद दे रहे हैं। दरअसल यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से कई बड़े देशों में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ऐसे में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक भारत को मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन भारत ने कुछ विशेष मामलों में ही निर्यात का फैसला किया है। निजी सेक्टर के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ी हैं। इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र जैसे बड़े देशों के व्यापारी पूरी दुनिया में जहां भी गेहूं मिल रहा है वहां से खरीद रहे हैं। भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं में कई देशों के नेताओं ने आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर गेहूं संकट की आशंका जताई है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, हमें भारत की तरफ से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध की सूचना मिली है। हम हर देश से आग्रह करेंगे कि इस तरह का कदम नहीं उठाएं। इससे वैश्विक स्तर पर संकट बढ़ेगा। जैसे कि हमने आपको बताया, भारत सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि गेहूं निर्यात पूरी तरह नहीं रोका गया है, बल्कि उसे नियंत्रित किया गया है। निर्यात का फैसला सरकार के स्तर पर होगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि वैश्विक बाजार में हर देश यही करता है। गेहूं के बदले इंडोनेशिया से पाम ऑयल के सौदे से भी इनकार नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि जिन देशों को खाद्य सुरक्षा के लिए गेहूं की जरूरत होगी, उनके प्रस्तावों पर भारत ज्यादा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। तो आपको बता दें कि भारत ने उच्च स्तर पर पहली बार ये अपनी बात रखी है और कहा है कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया और उसको लेकर अपनी बात रखी। लेकिन अब देखना होगा आगे विश्व स्तर पर इसको लेकर क्या कुछ और दूसरे देशों की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि अब अन्न पर ये जो जंग है ये हम देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड है वो इस वक्त खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। और भारत ने जो हमने देखा कि जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया था गेहूं निर्यात पर, उसको लेकर भी अपनी बात रखी है और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ उनसे करा देते हैं आपका। अचल कुमार मल्होत्रा जी हमारे साथ एक्स डिप्लोमेट है, वो जुड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि हैं डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले प्रोफेसर अमन, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब जिस तरीके से भारत ने पहली बार उच्च स्तर पर अपनी बात ये साफ करी है कि आखिर उन्होंने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया था। उनका ये मानना है, भारत का ये मानना है कि इसकी जमाखोरी नहीं होनी चाहिए गेहूं की, और साथ ही साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए जी, जो भारत सरकार ने अभी कुछ प्रतिबंध, पार्शियल प्रतिबंध जिसे कहा जाता है जी, वो लगाया था,
वो इसको मद्देनजर देखते हुए जैसे आपने कहा कि एक तो जमाखोरी कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो आई हैं वॉर की वजह से, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से और देशों में, तो उसको देख के कुछ जो व्यापारी हैं उसका मुनाफा बनाना चाहते हैं, उसको देखते हुए उसको नियंत्रण किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है एक यूनिफॉर्म तरीके से और जिसको जरूरत है उसको वो सामान पहुंच सके और इसकी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। जहां तक सरकार की रोक की भी बात है, देखिए उन्होंने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे, बिकॉज ज्यादातर ये जो चीजें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट चीजें आती हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से या हर रोज स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीदी जाती हैं या मार्केट में जाके नहीं खरीदी जाती हैं। जी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से किए गए थे, चाहे वो किसी और पदार्थ के बदले में हो, चाहे वो डायरेक्ट सेल हो, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करने की सरकार ने भी कहा है कि वो चाहे किसी को भी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर किए जाएंगे जिस जिस देश के हैं। नए जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगाया कि हम मॉनिटर करना चाहेंगे कि किसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए, ताकि जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आ रही हैं वो चीज ना हो। जहाँ तक जो अमेरिका की भी टिप्पणी आई है भारत के ऊपर, मेरे विचार में ये ठीक नहीं है, बिकॉज अमेरिका भी इस तरीके से नियंत्रण करता आया है बहुत समय से अलग अलग पदार्थों का, और भारत जो है ये पहले से ही जाना गया है कभी भी ऐसी चीज नहीं करता है जो इंटरनेशनल ट्रेड या ट्रेड के मामले में किसी को नुकसान पहुंचाने की बात है। और जो फूड FAO का जो निर्देश है करीबन 10-12 साल से वो फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके माध्यम से भी फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो है एक देश का पहला प्रथम राइट है कि पहले अपने वो नागरिक को सेटिस्फाई करे और उसके बाद ही किसी और का बाद में सोचे, बिकॉज उसका जो प्रथम कर्तव्य है वो अपने देशवासियों के प्रति होता है। तो अगर कोई भी सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो अमेरिका की सरकार हो, चाहे कोई और सरकार हो, अगर वो ऐसा कोई कदम उठाती है, और अमेरिका की सरकार ने तो बहुत बार ऐसे कदम अलग अलग पदार्थों के लिए उठाए हैं जहाँ पे उन्होंने ट्रेड को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रोक दिया है, और ताकि जो है उनकी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है। जी बिल्कुल प्रोफेसर अमन, कहीं ना कहीं चिंता भी वाजिब है यहाँ पर भारत की, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया है कि कोविड टीकों की तरह स्थिति ना हो जाए यहाँ पर खाद्य चीजों की भी, इस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि हमने ऐसे ही देखा था जब कोविड वैक्सीन तो जो हुई थी, जब उनका वितरण हुआ था, तो जो बहुत ज्यादा अमीर देश हैं भारी तादाद में वहां पहुंच गई थी, और जो जरूरतमंद देश हैं उनको काफी दिक्कतें पेश आई थी, पहली डोज भी उनको नहीं लग पा रही थी। इस वजह से इस चीज का एग्जाम्पल दिया गया भारत की तरफ से। अचल कुमार मल्होत्रा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? भारत ने अब अपनी बात उच्च स्तर पर भी रखी है। देखिए, शुरुआत में तो भारत ने कोशिश ये की थी कि जो रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से स्थितियां पैदा हो गई हैं और जिस चलते हुए दुनिया भर में हो रही हैं कि हमारे पास सरप्लस जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं हम व्हीट और ग्रेन से, तो हमने सोचा कि शायद हम इस जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन में जो बाधा पड़ी है हम शायद उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत ने इस सारी पोजीशन को रीअसेस किया है और बहुत से हीट वेव है और भी है जिससे लगा कि शायद हम की प्रोडक्शन ज्यादा ठीक नहीं रहेगी, और उसके अलावा अपने देश की फूड सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए तो साथ ही साथ ये देखते हुए कि हमारे जो एक्सपोर्ट वो राइट हैंड पे, क्योंकि देखिए जब भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पैंडेमिक्स होते हैं, तो इंटरनेशनल सप्लाई चेन में जो है दिक्कतें आती हैं, डिस्ट्रप्शन होती हैं, और उससे उसका कुछ लोग जो है नाजायज फायदा भी होते हैं। इस केस में यूक्रेन और रशिया ग्लोबली 30% सप्लाई करते हैं, बहुत सारे दूसरे फूड्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं जिनकी सप्लाई यहाँ से आती हैं, और अप टू 20 मिलियन टन यूएन अभी भी स्टक हैं जो प्रीवियस से यूएन के हिसाब से। बिल्कुल, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सोचा होगा भारत ने जब यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। डॉक्टर अमन, आपको ऐसा लगता है कि ये जो फैसला है कितना सही फैसला है? क्योंकि हालांकि भारत लगातार ये बात भी कह रहा है कि जरूरतमंद देश हैं, हम उनकी मदद करने के लिए अग्रसर हैं और हमारी सहानुभूति रहेगी उन देशों के प्रति जिन्हें अभी ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में क्या कुछ आगे होना चाहिए, भारत की तरफ से क्या कदम होने चाहिए? क्योंकि ये बात भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दी गई है, निर्यात पूरी तरह से नहीं रोका गया है बल्कि इसे नियंत्रित किया गया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस चीज को भारत को और भारत सरकार को ठीक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, चाहे ADB हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो और FAO हो या ऐसी UN की एजेंसीज हैं, उनको निर्धारित करना होगा और पब्लिक मीडिया को भी बताना होगा
क्योंकि भारत की जो छवि रही है, अभी भी देखिए अब श्रीलंका में कितनी महामारी आई हुई है। हमारी हिंदुस्तानी तेल कंपनी है जो उनको तेल दे रही है, तो हमने करीबन 2.5 बिलियन डॉलर्स का उनको क्रेडिट लाइन एक्सटेंड किया है, 1 बिलियन पहले दे रखा है। ये देखिए से 55 बिलियन डॉलर के करीब हमारे रिजर्व बैंक ने और सरकार ने पूरे आसपास के जो देश हैं हमारे, उनको दे रखा है पिछले काफी सालों के अंदर। और इसके अलावा खान पदार्थ का और मेडिसिन का हम काफी हद तक डोनेशन, इवन वैक्सीन का हमने डोनेशन आसपास के देशों को भी किया है, बाहर के देशों को भी किया है। तो हिंदुस्तान की छवि इस मामले में बिल्कुल साफ है कि हिंदुस्तान एक जो है पीस लविंग नेशन रहा है, जहाँ शांति परवाह रहा है, और ये भी देखता रहा है कि एक आम आदमी पूरे विश्व के अंदर जहां तक वो कोशिश कर सकता है अपने खर्चे से निकाल के दे सकता है और दे के उसको खुशी बांटने की कोशिश करता है। पर जहां पे अगर उसको रोक लगानी जरूरी है, जहां पे भी इस टाइप की चीज दिखाई देती है कि होती नजर आ रही है या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कुछ प्लेयर्स उसको बिगाड़ रहे हैं, तो उसका रोकने का जो माध्यम है वो सरकार को देखना जरूरी है। अब ये कम्युनिकेशन की बात है, जैसे हम अभी मेरे कॉलीग बोल रहे थे जो डिप्लोमेट भी थे, तो वो डिप्लोमेसी के माध्यम से वो क्लियर कट इंडिकेशन देना जरूरी है, क्योंकि कई बार कुछ जो मीडिया है या कुछ एजेंसीज हैं वो गलत ऐसी टिप्पणी, जैसे मैंने आपको कहा अमेरिका ने साल प्रति साल, हर आप साल देख सकते हैं किसी ना किसी चीज पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड हो, चाहे वो खान पदार्थ की गुड हो, चाहे वो मेडिसिन की गुड हो। जब कोरोना आया था उन्होंने मेडिसिन के वो हाइड्रोक्लोरिन पे लगा रखा था, क्योंकि उनका था ही नहीं हाइड्रोक्लोरिन। तो काफी चीजों के ऊपर उन्होंने हर साल प्रति साल जाहिर तौर पर कहा जा सकता है अगर खुद वो देश करे तो ये गलत नहीं है, अगर भारत इस तरह का कोई कदम उठाए तो उसकी निंदा शुरू हो जाती है। इस चीज को कहा जाए तो गलत नहीं होगा अचल कुमार मल्होत्रा जी, क्योंकि अमेरिका भी ऐसे कई बार कर चुका है, जैसे कि अभी प्रोफेसर अमन ने भी कहा है तमाम चीजों को लेकर। और जब भारत ने ये कदम उठाया है यहाँ पर तो उसको ठीक तरीके से नहीं देखा जा रहा है। अमेरिका हो, कंट्रीज हो, ये उनका एटीट्यूड है और ये उनकी अप्रोच है। वो जो करते हैं वो ठीक है, जो हम करते हैं वो गलत है। ये तो एक जग जाहिर बात है ना कि फूड सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। हम जहाँ तक संभव है दूसरे देशों की सहायता करेंगे, और हमने भी कोई आउटसाइड बैन नहीं लगाया। हमने कहा कि इससे प्राइवेट सेक्टर में नहीं छोड़ेंगे, ताकि इसके गलत फायदे उठाए जा सकते हैं। चाइना जैसी कंट्रीज भी सुनने में आया कि होर्डिंग पे आई हुई है, क्योंकि उनकी अपनी शायद प्रोडक्शन अच्छी नहीं है। तो हमारा तो प्रिंसिपल ये है कि ऐसी जैसा हमने होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीब देश इसमें पीछे रह जाए। तो इसी के चलते हुए हमने ये कहा कि भारत सरकार केस बाय केस स्टडी करेगी, हर रिक्वेस्ट को देखेगी, और जहाँ जरूरी और ठीक समझेगी कि वहाँ की जनता को इसकी जरूरत है, गरीब देश है, पड़ोसी देश है, तो हम वहाँ पे अपना फूड सप्लाई करेंगे। हमने पे आउटलेट बैन नहीं लगाया, और ये लगाया भी है तो हमारे देश की जनता के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी फूड सिक्योरिटी को पहले देखें, ना कि अमेरिका की। जी, कितनी बार अमेरिकन ने हमारे हितों को ध्यान में रख के एक्शन लिया है? शायद कभी भी नहीं, और ना कभी वो आगे ले गए, और ना वेस्टर्न कंट्रीज का ये एटीट्यूड है। इवन गरीब कंट्रियों में भी अब बेचारे जो उनके पास है, जितना है, तो उसको संभाल के रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो अकेली कंट्री नहीं है, करीब 12 या 14 कंट्रीज है जिन्होंने आउटराइट बैन्स लगा दिए। जो उनके पास एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ है, उस पर उन्होंने रोक लगा दी। ये एक साइकोलॉजिकल भी है ना, कि पता नहीं लड़ाई कब तक चलेगी। कल को हमें हम चले जग भला करने, पता लगा कि अपने ही देश में भुखमरी हो गई, तो इसके लिए कोई हमें दोषी नहीं ठहरा सकता। और जो कह रहे हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहे हैं, और उन्हें समझना चाहिए कि हमारे देश जनता के प्रति जो वो हमारा कर्तव्य है उसे हमें पूरा करना है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हर देश के अपने देश के प्रति भी तमाम कर्तव्य होते हैं, और जाहिर तौर पर उस चीज को पहले प्रोफेसर अमन आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे कि अब भारत ने जो निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है गेहूं के, हालांकि दूसरे देशों की तरफ से जरूर निंदा हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए इस रणनीति को भारत की, तो कहीं ना कहीं सोच विचार करके, मंथन करके ही ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया होगा। और जिस तरीके से ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है जमाखोरी पर रोक लगाने की, और साथ ही साथ भेदभाव ना हो गेहूं के निर्यात में या फिर उसको हम बात करें वितरण में, इस वजह से ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। इससे क्या माना जाए, कितना अहम इस फैसले को आप देख रहे हैं? मेरे विचार में ये एक अहम फैसला है,
और जो लोग एक्चुअली जमाखोरी कर रहे हैं इस चीज की, ऐसे खाद्य पदार्थों की जो नेसेसरी गुड्स जिसे हम कहते हैं, जो आवश्यक गुड्स होते हैं या जैसे मेडिसिन होती हैं, और दूसरा जो कुछ देश अपनी मनमर्जी करते हैं, उनको भी एक मैसेज ये क्लियर जाता है भारत की तरफ से कि देखिए आप कुछ भी करके हमसे कुछ नहीं करवा सकते हैं, हमारा अपना एक लोकल स्टैंडर्ड ही है और जो लोग पूरा देश विश्व अप्रिशिएट भी करता है और उसकी महानता भी मानता है। और ये चीज कोरोना के टाइम पे अच्छी तरीके से अमेरिका ने भी देखी है, यूरोप ने भी देखी है, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिन हो, चाहे वो वैक्सीन हो, और अभी भी भारत सरकार ने कहा है कि हम ये वैक्सीन जो है लोगों को देने के लिए तैयार हैं। तो ये देखिए कि सिर्फ हमारी जनता है, जबकि हमारी अभी जनता को नहीं लगी है, पर फिर भी भारत देश देने को तैयार है। और काफी सारे देश, मॉरिशस को दिया है, श्रीलंका, बहुत सारे देशों को दिया है। कोई मुफ्त में तो नहीं आता है। टैक्स पेयर का जो मेरा और आपका जो पैसा टैक्स में हम देते हैं, उससे सरकार ये खर्चा करके जो है वैक्सीन खरीद रही है वैक्सीन कंपनियों से, तो वो हम दूसरे देशों को दे रहे हैं डोनेशन के तौर पे। तो जो ऐसी चीजें दे रही हैं, खाद्य पदार्थ की चीजें दे रहे हैं, तो ये भाव क्लियर है हिंदुस्तान के प्रति। और इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में जो हिंदुस्तान की छवि निकली है और प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि निकली है, जब ये वॉर चल रही है, इसमें भी काफी सारे देश अभी पिछले 1-1.5 महीने में बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनफैक्ट जो यूरोपियन एजेंसीज हैं यूरोपियन यूनियन टाइप की, उनके भी हेड्स ऑफ स्टेट्स आए हैं, उनको मिलके उन्होंने आग्रह किया हिंदुस्तान से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि इसकी वॉर के लिए कुछ कोशिश करें कि रुक सके ये बात। तो ये क्लियर छवि जो हिंदुस्तान की निकल के आ रही है, वो एक पारदर्शिता की तरफ है। और ये भी नजर आता है क्लियरली कि हम एक देश हैं जो सबका साथ और सबका साथ और सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी बात हिंदुस्तानी के लिए करते हैं, वो विश्व के लिए वो हम करने को तैयार हैं। और कभी भी हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं रहे हैं, चाहे अभी की बात हो या पहले की बात हो। जी, जाहिर तौर पर। और भारत की बात करें तो एक बड़े आपूर्तिकर्ता के तौर पर देखा जाता है भारत को, और सबकी नजरें टिकी होती हैं भारत का अगला रुख अब क्या होने वाला है। अचल कुमार जी, आपको क्या लगता है? एक बड़े आपूर्तिकर्ता के तौर पर तो देखा जाता है, और खुद भारत का देखिए जो पहला फर्ज होता है अपने देश के प्रति होता है कि हमारे देश की जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत पेश ना आए। इसके अलावा ये बात भी स्पष्ट रूप से मुरलीधरन जी ने साफ कर दी है कि हमारी सहानुभूति रहेगी उन तमाम देशों के प्रति जो ज्यादा जरूरतमंद होंगे। तो ऐसे में जो यहाँ पर बात कही जा रही थी कि एक पर्टिकुलर प्लानिंग के तहत ही निर्यात पर रोक लगाई गई है, पूरी तरीके से नहीं लगाई गई है, तो इसको किस तात्पर्य के नजर से देखा जाए और इसमें किस तरीके की यहाँ पर बात करी गई है कि क्या कुछ और निर्यात में हो सकता है आगे हमें? तो यार ये तो साफ है कि जो भारत ने फैसला लिया है बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखी है। हमने कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्लैकमेल करने वाली बात नहीं करी कि हमारे पास गेहूं है लेकिन हम तो देंगे नहीं, कोई दादागिरी वाली बात नहीं है। हमने इसे 2 हिस्सों में बांटा। तो अपनी जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उसको ध्यान में रखा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू एक्सपोर्ट को होने देंगे, तो रोक नहीं लगी तो कल ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि हमारे अपने देश में कमी आ जाए। और दूसरा ये भी है कि इस तरह से हुआ एक्सपोर्ट जो वीट है वो कहीं एक जो रिच कंट्रीज है या स्पेकुलेटिव बिजनेसमैन है या जो जमाखोर है, उनके हाथ में नहीं चला जाए, और कल को जो गरीब और ऐसे जरूरतमंद देश हैं फिर वो इस चेन से कहीं बाहर नहीं। तो इसके चलते हुए जरूरी है कि इसे गवर्नमेंट कंट्रोल करे और इसे प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव पे नहीं छोड़ा जाए। तो आउटराइट बैन नहीं लगाया और अपने देश की फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टिव अप्रोच रखी है कि जिसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी, चाहे वो हमारे पड़ोस में हो या कहीं दूर देश में हो, और अगर वहां से रिक्वेस्ट आएगी तो उसे मेरिट पे कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद जो है उसकी अप्लाईज करेंगे। तो हमने एकदम से इसका सिचुएशन का कोई नाजायज फायदा उठाने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो लोग इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको रोक लगाने की दिशा में भी आप इसे एक सकारात्मक कदम के तरीके से देख सकते हैं। बाकी क्रिटिसिज्म का सवाल है तो मैंने जैसे पहले भी कहा वो एकदम बेबुनियाद है, क्योंकि हर देश को इस बात का हक है कि वो पहले अपने देश के नागरिक की इंटरेस्ट को ध्यान में रखे। और ये फूड सिक्योरिटी कोई मामूली बात नहीं है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू। इसमें हम अपने देश का जो रिजर्व्स हैं या आने वाले टॉप है उसको हम कमिटेड कर दें लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में, और कल को हमारे ही देश में ठंडी हो जाए 140 करोड़ लोगों को फीड करना है हमें। तो इसका गलत कोई करेगा तो मुझे लगता है कि उसे समझना चाहिए इस बात।
जी, जाहिर तौर पर ओवर टू यू। जी प्रोफेसर अमन, कि हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से ही जो गेहूं के निर्यात की जो आपूर्ति है उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसे में जो हालात हैं ये कब तक सुधर सकते हैं, क्योंकि अब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध तो लगातार जारी ही है, लेकिन अगर आप एक आकलन करना चाहें तो क्या लगता है कि हालात कब तक बेहतर हो सकते हैं? देखिए जी, पहली बात जहाँ तक यूक्रेन और रशिया के युद्ध की बात है, देखिए उसका जो इम्पैक्ट खान पदार्थों पे, चाहे वो वीट हो या फिर चाहे ग्रेन हो, कोई भी और सामान हो, उसका जो इम्पैक्ट मेजरली वो आ रहा है यूरोपियन देशों पे और अमेरिकन देशों पे, जो डेवलप्ड नेशन है उन पे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो खाद्य पदार्थ बनाने वाले लोग हैं, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं फार्मिंग के अंदर, किसान जो होते हैं, वो करीबन 2 से 3% ही रह गए हैं इस समय। हिंदुस्तान जैसे देश जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं या ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वियतनाम हो, कंबोडिया हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पे आज के समय में भी करीबन 55% से लेके 70% लोग इन देशों के वो खेती में लगे हुए हैं। तो इसलिए उनके पास इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। पर क्योंकि इन देशों में भी ये पॉलिसी रही है कि जब हम खाद्य पदार्थ बना रहे हो, हमें ज्यादा अच्छा दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से मिल रहा है, तो हम फॉरेन एक्सचेंज को खरीद के, तो हमें दवाइयां लेनी है और चीजें लेनी है, टेक्नोलॉजी लेनी है, उसके लिए वो एक्सपोर्ट करने में दामोदर रहते हैं। इस चीज के लिए ये रोक कुछ देशों ने लगानी शुरू करी है, तो ये समझना जरूरी है। जहाँ तक वॉर की बात है, उसका कहीं भी क्लियर नहीं आ रहा है कि कब तक ये वॉर चलेगी, कब तक नहीं वॉर चलेगी। पर जहाँ तक इसका हिंदुस्तान या ऐसे जो कृषि उद्योग वाले देश हैं उनके ऊपर की बात है, उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट इस वॉर का नहीं होगा। बिकॉज जितने भी कृषि उद्योग वाले देश हैं जहाँ कृषि को महत्ता दी जाती है, जैसे हिंदुस्तान में दी जाती है, वह उन देशों में पैदावार कृषि की और कृषि जो निर्देश जो वहाँ के खान पीन पान है उनकी पैदावार अच्छी होती है और उनके लोगों के लिए वो चीज चलती रहेगी और उसमें उनको डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ये सिर्फ उन देशों में है जहाँ पे बिल्कुल ही खाना पाना बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। कुछ तो देश हैं यूरोप के जहाँ पे सिर्फ 0.5% या 1%। और इसी बात पे अगर आपको याद हो 2002 या 3 की बात है, जब WTO कॉल किया था, कमलनाथ जी ने जाके बाकी डेवलपिंग नेशन हिंदुस्तान के साथ जुड़ के उन्होंने कहा था कि जो 300 से 400%, कई देशों में 500% सब्सिडी दी जाती थी। मतलब अगर दाम एक प्रकार का $10 है तो उसको उसकी सरकार करीबन $50, $60, $200 दे रही होती थी कि भैया आप ये बनाओ, $50 की बनाओ, हम सरकार खरीदेगी उसको। तो ये सब्सिडी को ब्रेक करने के लिए WTO कॉल किया, तो हिंदुस्तान इसके महत्व में नहीं थी क्योंकि वहाँ पे उन देशों में पैदावार इन चीजों की बिल्कुल नहीं हो रही, तो इसलिए उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान को आज की डेट में प्रॉब्लम नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को लेते हुए कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर होते हैं वो हमेशा देखते हैं जाहिर तौर पर अब भारत ने जो फैसला लिया है जाहिर तौर पर सोच समझकर ही लिया है, तमाम मंथन करने के बाद ही लिया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है आने वाले दिनों में भारत चाहेगा कि जो ज्यादा जरूरतमंद देश हैं उन्हें ज्यादा फायदा पहुंच सके, अगर वो एक बड़े आपूर्तिकर्ता के तौर पर है इस दुनिया में। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।